हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। सो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगेन एक MCQ सेशन रहने वाला है, जो टारगेट होगा हमारे RML एग्जाम पे और SGPGI के एग्जाम पे, और साथ साथ में स्टेट CHOs के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं, क्योंकि आज हम थोड़े कम्युनिटी के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो हो सकता है कि स्टेट CHO में आपको उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिले। साथ में क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ अभी कंडक्ट करवाई जा रही है हमारे RNCC के ऑफिशियल ऐप पे, जो कि आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर हमने काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में हमने उसका टेस्ट सीरीज़ का हमने प्राइस रखा है, ताकि हर स्टूडेंट उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सके। साथ साथ में आपको जो एग्ज़ाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस भी है वो भी आप उससे ले सकते हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आप अनकरेज नहीं रहोगे, मतलब आप मोटिवेट रहोगे कि हाँ हमने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, क्वेश्चन सेशन हमने अच्छे लिए हैं, अच्छे हमारा टेस्ट सीरीज भी हमने अच्छे से हमारी कंडक्ट हुई है, तो मोटिवेटेड रहोगे और कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ए 45-year-old chronic alcoholic patient present with reddened swelling and सीवियर पेन इन द राइट बिग टो। एक क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है अभी, वो प्रेजेंट है, उसमें क्या रेड स्वेलिंग वहाँ पे प्रेजेंट है एंड सीवियर पेन है, कहाँ पे, राइट बिग टो के अंदर, ठीक है, राइट लेग के बिग टो के अंदर उसको वहाँ पे पेन है। एस्पिरेशन ऑफ जॉइंट फ्लूइड, हमने क्या किया, जॉइंट फ्लूइड का हमने क्या किया, एस्पिरेशन किया। शोड नेगेटिवली बायरफ्रिगमेंट नीडल शेप्ड क्रिस्टल, तो हमको क्या दिखा वहाँ पे, नीडल शेप क्रिस्टल हमने वहाँ पे क्या देखा, एस्पिरेट किया तो हमें क्या मिला, वहाँ पे क्रिस्टल हमें देखने को मिले। कैटाबोलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर दिस सिम्टम, तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसके कैटाबोलिज्म के मदद से हमें जो है ये क्रिस्टल फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी तो थोड़ा ऐसे हमें नहीं सोचना है कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो 1 to 1 लाइन को हमें सोल्व करते हुए चलना है, यही अप्रोच हमारा एग्जाम में होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने का। ऑप्शंस है हमारे पास में लिपिड्स, प्रोटीन, प्यूरिन और पैरामिडिन। तो किसके कैटाबॉलिज्म से क्या हो सकता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो सकता है, वो भी कहाँ पे, राइट बिग टो के अंदर। फिर बाद में क्या होगा, वहाँ पे पेन भी हो सकता है वहाँ पे और स्वेलिंग भी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ से समझ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कौन सी कंडीशन की है और किस वजह से यहाँ पे हो रही है। तो क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में, तो ये जो कंडीशंस हमें देखने को मिलती है ये किस में देखने को मिलती है, गाउटी आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, गाउटी आर्थराइटिस वाले पेशेंट में क्या होता है, जो अपना बिग टो होता है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है एंड रेडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, बिग टो के अंदर, क्योंकि इसका फर्स्ट साइन यही होता है गाउटी आर्थराइटिस के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिला है, अब गाउटी आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है कि यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और जो यही यूरिक एसिड आगे जाके क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जमा हो जाता है, कहाँ पे, राइट बिग टो के जॉइंट के अंदर। तो ये जॉइंट कौन सा होता है, जॉइंट के बारे में वो एग्जाम में पूछते हैं, तो कौन सा जॉइंट हो गया, मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, अब अगर ये गाउट है जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट में आके जमा हो गया है, हमने क्या किया कि एस्पिरेशन किया फ्लूइड का और हमने देखा कि वहां पे क्रिस्टल फॉर्म है। तो अब ये यूरिक एसिड का लेवल है, ये किसकी वजह से, किसके कैटाबॉलिज्म से क्या है, यूरिक एसिड बनता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्यूरिन का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो ये क्या बनाता है, यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए गाउट वाले पेशेंट को कौन सी डाइट देनी होती है, लो प्यूरिन डाइट। ठीक है, लो प्यूरिन डाइट हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी होती है गाउट वाले पेशेंट को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। सो अभी है प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है, यूरिया। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म क्या बनता है, यूरिया बनता है, एंड पायरिमिडीन के कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है, बेटा अमाइनो आइसोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, पायरिमिडीन से क्या बनता है, बीटा अमाइनो आइसोब्यूटायरिक एसिड। जब पायरिमिडीन का कैटाबॉलिज्म होता है, ये ब्रेकडाउन होता है, तो इसका एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, ये। और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म में क्या बनता है, यूरिया। एंड प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म में क्या बना, यूरिक एसिड, जिससे कि ये क्रिस्टल फॉर्म बनते हैं एंड मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में जाके जमा हो जाता है। तो यहाँ पे पेन रेडनेस देखने को मिलता है। ये फर्स्ट सिम्टम भी होता है गाउटी आर्थराइटिस का। ठीक है, तो इस क्रिस्टल फॉर्म को हमने एक नाम दिया था गाउटी, जब हमने गाउट पढ़ा था तो इसको हमने क्या नाम दिया था, टॉफी। तो ये टॉफी किस में बनती है, गाउटी आर्थराइटिस में बनती है। टॉफी के अंदर से किस प्रकार का फ्लूइड निकलता है, वाइटिस, जो कि किसका है, यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमें वाइटिस फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6x6 स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर 6x6x6 वाली स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन हमारे पास में है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विस स्कीम के अंदर, ICDS। ऑप्शन बी है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर, या फिर नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर। कौन से प्रोग्राम में 6x6 वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या है, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर 6x6 वाली जो स्ट्रेटजी है, मल्टीप्लिकेशन वाली स्ट्रेटजी है, ये फॉलो की जाती है। इसमें हमें 6 से क्या समझना है, तो फर्स्ट 6 के अंदर क्या आता है, बेनिफिशियरीज। ठीक है, कौन से एज ग्रुप को ये बेनिफिशियरीज है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड 6 के अंदर आता है इंटरवेंशन। ठीक है, हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंटरवेंशन वगैरह हम चीज फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 6 के अंदर क्या आता है, पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर अपन किस किस जो कौन कौन है इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, तो उनके ऊपर ये हमारा जो है वो 6x6 वाला जो फॉर्मूला है, इन्होंने स्ट्रेटेजी है अपनाई है। किसके लिए, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये प्रोग्राम रन करने के लिए इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। नेक्स्ट MCQ हमारा, अच्छा तो ये एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है, ये रन कब किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम को 1970 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसको वापस 2018 के अंदर इसको वापस जो है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर इसको वापस से इसको मॉडिफाई करके इसको वापस से अप्लाई किया गया था। ठीक है, फर्स्ट तो अभी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे तो आपको 2018 करेक्ट करना है इसके अंदर। इसके बाद में है हमारे पास में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो ये स्कीम जो है वो किसके लिए बेनिफिट है, तो ये जो हमारे है जो चाइल्ड्स के लिए, ऑब्वियसली नाम इसके अंदर बताया गया है कि चिल्ड्रंस के लिए स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी इसको, तो 1975 के अंदर 2 अक्टूबर को इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। नेक्स्ट इससे क्या बन सकता है, इसके हेल्थ वर्कर्स के अंदर कौन आता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, इसके हेल्थ एक आंगनवाड़ी वर्कर कितने पॉपुलेशन पे रहती है, 1000 पॉपुलेशन पे, और उसके कुछ क्वालिफिकेशंस भी होती है। ठीक है, सबसे पहला तो वो जो है उसी कम्युनिटी की होनी चाहिए, उसी एरिया के वहाँ के रहने वाली होनी चाहिए। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इसके बारे में मैंने प्रीवियसली क्लास के अंदर बताया हुआ है, तो आप उनको भी आप देख सकते हो। इसके बाद में हमारे पास में कौन सा प्रोग्राम आता है, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, गोइटर को कंट्रोल किया जाता है। गोइटर मीन्स enlargement of thyroid gland due to iodine deficiency। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, जो कब बनाया गया था, 1992 के अंदर। इसके बाद में आता है मिड डे मील। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो किसके लिए लाई गई थी,
ये न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन रखने के लिए स्कूल एज चाइल्ड वालों के बच्चों के लिए इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1995 में 15 अगस्त को। ओके, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन विथ 10 वीक लाइव गेस्टेशन। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो कितने वीक की है, 10 वीक की है, तो इसके लिए अपन डोज क्या रखेंगे, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स की। ऑप्शन है हमारे पास में 60 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड एंड 500 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, या फिर 60 मिलीग्राम फोलिक एसिड एंड 500 माइक्रोग्राम एलिमेंटल आयरन, या फिर 60 mg एलिमेंटल आयरन, या फिर 500 mg फोलिक एसिड, या फिर 60 mg एलिमेंटल आयरन, या फिर 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। तो कौन सी टेबलेट की डोज क्या रहेगी, ये हमसे पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंदर करेक्ट होगा। तो अब हम आयरन एंड फोलिक एसिड देते क्यों हैं प्रेग्नेंट लेडी को, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। आयरन हम क्यों देते हैं फोलिक जो फीमेल्स को, ताकि फीमेल्स क्या हो, एनेमिक नहीं हो। ठीक है, फीमेल जो है वो एनेमिक नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, आयरन देते हैं। फोलिक एसिड हम क्यों देते हैं, फोलिक एसिड हम क्यों देते हैं, ताकि जो बेबी को है वो बता सके अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, इसलिए हम आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट वहां पे फीमेल्स को देते हैं। तो अब WHO ने क्या किया, इन्होंने एक क्राइटेरिया बताया कि प्रेग्नेंट फीमेल से इतने से कम अगर आयरन का हीमोग्लोबिन का लेवल होगा तो उस फीमेल को हम क्या बोलेंगे, एनेमिक इन प्रेगनेंसी। सो WHO ने क्या किया, एनेमिक इन प्रेगनेंसी के लिए एक कट ऑफ पॉइंट बताया था, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो लेस देन 11 ग्राम पर DL अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल रहता है, किसका, प्रेग्नेंट फीमेल का, तो उस वो फीमेल क्या है, एनेमिक होती है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो अकॉर्डिंग टू WHO या फिर प्रेग्नेंट फीमेल को अपन एनेमिक कब कहेंगे, तो जब उसका लेस देन 11 ग्राम पर DL जो है वो उसका हीमोग्लोबिन का लेवल रह जाता है। तो इसको भी आगे जाके अगर हीमोग्लोबिन आपसे नहीं पूछे और वो आपसे पूछ ले क्या, हीमेटोक्रिट का लेवल। ठीक है, अगर हीमेटोक्रिट का लेवल कितना होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये 32% से कम नहीं होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछता भी है। दूसरा, ये अपन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की कंडीशन हम कब बताएंगे। तो माइल्ड एनीमिया के बारे में अपन बात कर लें तो 9 to 10.9 ग्राम पर DL। दूसरा मॉडरेट, तो मॉडरेट हम कब बोलेंगे, 7 to 8.9 ग्राम पर DL। एंड सीवियर कब बोल देंगे, तो लेस देन 7 ग्राम पर DL। दूसरा यहाँ पे वेरी सीवियर की कंडीशन भी आती है, उसके अंदर लेस देन 4 ग्राम पर DL की कंडीशन अगर आए फीमेल में जो कि प्रेग्नेंट हो, तो वहां पे वेरी सीवियर यहाँ पे एनेमिक कंडीशन देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, दूसरा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनता है, अगर फीमेल के अंदर एनीमिया है तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज बन सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज पोस्टपार्टम हेमरेज का बन सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मोस्ट कॉमन कॉज है, लाइक प्लेसेंटा का फुल्ली तरीके से यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता है तो पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है। यूट्रस अगर फर्म रह जाता है, ये मीन्स सॉफ्ट रह जाता है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज आ सकता है। और भी बहुत सारे कॉज है, जबकि उनमें से आयरन भी एक मेन कॉज है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने इसके आंसर पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम क्या करेंगे, 60 mg तो हम उसको क्या रखेंगे, एलिमेंटल आयरन उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और 500 माइक्रोग्राम हम क्या करेंगे, उसको फोलिक एसिड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटल वेस्ट जनरेटेड आफ्टर डिलीवरी इज डिस्पोज्ड बाय। आफ्टर डिलीवरी क्या हो रहा है, प्लेसेंटल वेस्ट, हमें प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है और वो एज ए वेस्ट के रूप में हमें देखना है, तो हम उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। हम जितने भी क्वेश्चंस लेते हैं ये सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए रहते हैं और इन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी आगे ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हम उनको सोल्व करते हुए चलते हैं ताकि आगे से अगर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए तो वो आपके एटलीस्ट गलत नहीं हो। ऑप्शन हमारे पास में ऑटोक्लेव, इंसिनरेशन, माइक्रोवेव या फिर डिस्पोजल इन ब्लू बैग्स। तो हम कैसे हम उसका डिस्पोज करेंगे, सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए,
किस प्रकार हम डिस्पोज करेंगे, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्लेसेंटल वेस्ट है, प्लेसेंटल वेस्ट किस प्रकार का वेस्ट होता है, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, ठीक है। प्लेसेंटल वेस्ट किस प्रकार का वेस्ट है, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट है। तो ये किसके अंदर डिस्पोज होता है, सबसे पहले तो ये डिस्कार्ड किसके अंदर होता है, येलो बैग के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था, 2016 के अंदर, ठीक है। याद रखना आपको 2016 के अंदर बीएमडब्ल्यू वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग येलो बैग के अंदर हमें क्या डालना है, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स को। और येलो बैग वाले आइटम्स को, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स है, इनको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज कैसे करेंगे इनको, इंसिनरेशन करके, ठीक है। इनको जला के हम क्या कर देंगे, इनको डिस्पोज करेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे पार्ट्स को हमें क्या करना है, इंसिनरेट करना है, ठीक है। डिस्पोज वगैरह नहीं करना है, ऑटोक्लेव तो करना ही नहीं है। क्या करोगे आप प्लेसेंटा का वापस से यूज करके, इसलिए ऑटोक्लेव हम उन आइटम्स का करते हैं जो वापस रिसाइक्लेबल हो, जो जिनको हम वापस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, थियामिन कंटेंट इज हाईएस्ट इन, थियामिन का लेवल हाईएस्ट किसमें देखने को मिलता है, मील्ड राइस के अंदर, वॉल मीट के अंदर, जिंजली सीड्स के अंदर, ठीक है, सीड्स के अंदर, नेक्स्ट ग्राउंड नट के अंदर, किसमें हाईएस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हाईएस्ट किसमें देखने को मिलेगा, राइस में भी देखने को मिलता है, व्हीट में भी देखने को मिलता है, सीड्स में भी देखने को मिलता है, नट्स में भी देखने को मिलता है। अब इन चारों में से हाईएस्ट किसमें देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो थियामिन हम किसको कहते हैं, थियामिन हम कहते हैं विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज थियामिन, ठीक है। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थियामिन कहते हैं। तो थियामिन से क्या क्वेश्चन बनता है, तो ये किस प्रकार का विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो थियामिन किस प्रकार का विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अपनी बॉडी में ये स्टोर होकर नहीं रह सकता, हमें इसको डेली अमाउंट में हमें इसको क्या करना है, कंज्यूम करना होता है, ठीक है। थियामिन हो जाए या फिर हमारा कौन सा बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है हमारा सारा ही क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इनको हमें डेली अमाउंट में बाहर से लेना होता है, अपनी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ये वाया यूरिन, वाया फीसेस जो है वो बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके बारे में। अब थियामिन का यूज किस लिए होता है, तो थियामिन क्या करता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। थियामिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमारा एमसीक्यू क्या है, थियामिन कंटेंट इज हाईएस्ट इन, तो कौन से ऑप्शन में हाईएस्ट मिलेगा, जो सीड्स होते हैं अपने, जो जिंजली सीड्स होते हैं या फिर जो सीड्स है उनके अंदर जो है वो थियामिन का लेवल हाई देखने को मिलता है। सीड्स और सीरियल्स के अंदर जो है वो हाईएस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में किसके अंदर हाईएस्ट देखने को मिलेगा, व्हीट के अंदर, एंड जो राइस की जो कोटिंग होती है उसके अंदर यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में नट्स के अंदर भी हाई देखने को मिलता है, जबकि हाईएस्ट किस में देखने को मिलेगा, सीड्स एंड सीरियल्स के अंदर ये हाईएस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होना चाहिए थियामिन का। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरडीए कितना होना चाहिए, तो ये है 0.5 mg पर 1000 KCl, ठीक है। ये हमारा 0.5 mg पर 1000 KCl हमारा क्या होना चाहिए, आरडीए है विटामिन B1 का। अब अगर विटामिन B1 की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पेशेंट को क्या हो जाएगा, बेरी, ठीक है। पर्सन किससे पर्सन को क्या हो जाएगा, बेरी की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 थियामिन। अब बेरी भी जो है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट बेरी होती है ड्राई बेरी। तो ड्राई बेरी किसको अफेक्ट डालती है, ये डालती है हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट डालती है, मतलब ब्रेन नर्व्स को ये इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये क्या करवाती है, पेरीफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। पेरीफेरल न्यूराइटिस कोज करवा देगा। सेकंड होता है वेट बेरी। सो वेट बेरी किसको अफेक्ट करता है, ये हार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अगर आए तो वो वेट बेरी है। थर्ड वन होता है हमारा इन्फेंटाइल बेरी। तो इन्फेंटाइल बेरी किसको होता है, अगर कोई इन्फेंट है वो 2 to 4 मंथ तक क्या करे, मदर का ब्रेस्ट फीड वो ले, जो अब तो उसको क्या हो सकता है, इन्फेंटाइल बेरी हो सकता है। क्यों हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे अगर मदर को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विटामिन थायमिन की डिफिशियंसी है, मदर को यहाँ पे अगर बेरी बेरी हो चुका है और वो अब क्या करे, फीडिंग करवाएगी, तो बच्चे में भी जो है वो इन्फेंटाइल बेरी बेरी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में एक और अपना वर्ड आता है जो बेरी बेरी से रिलेटेड होता है, वो है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। सो वर्निक एन्सेफेलोपैथी किन पेशेंट्स में देखने को मिलती है? उन पेशेंट्स में जो क्या हो, एल्कोहलिक हो, ठीक है, जो पर्सन जो है वो एल्कोहल कंजप्शन करता है, प्लस उसके अंदर क्या हो सकता है, थियामिन की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिले, तो वो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी अनट्रीटेड रहती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोर्साकॉफ साइकोसिस वाली कंडीशन में ये चली जाएगी। ठीक है, तो हाँ ना, हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, जिंजली सीड्स के अंदर यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट के अंदर हमें थियामिन देखने को मिलता है। ओके, और ये रेस्ट बाकी के और क्वेश्चंस भी है वो थियामिन से रिलेटेड है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द रीजन बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ द निर्भया फंड बाय द गवर्नमेंट। आर्मर के एग्जाम में कुछ जीके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो निर्भया फंड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा क्यों चलाया गया था? ऑप्शन हमारे पास में, प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन, क्या फ्री एजुकेशन देने के लिए, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, या फिर प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, यहाँ पे लिटरेसी जो किसकी, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। तो जो निर्भया फंड है ये किसके लिए एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? तो निर्भया फंड जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा, निर्भया एक आपको पता है कि निर्भया एक जो गर्ल थी उसका यहाँ पे कुछ रेप की कंडीशंस में उसको उसकी हो गई थी। तो रेप वगैरह से बचाने के लिए, फीमेल सेफ्टी से यहाँ पे करने के लिए हमें क्या है कि यहाँ पे सेफ्टी, एंश्योरिंग सेफ्टी फॉर वुमेन्स की सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या किया, फिर जो उस घटना के बाद में इन्होंने क्या किया कि एक निर्भया फंड उन्होंने स्टार्ट किया था जो कि क्या है, एंश्योरिंग सेफ्टी फॉर द वुमेन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्रग किट बी इज गिवन एट, जो ड्रग किट बी है वो हम कहाँ पे देते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, या फिर एफआरयू लेवल पे। कौन से लेवल पे जो हम ड्रग किट बी को अपन पहुंचाते हैं? सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे हम सब सेंटर पे, पीएचसी पे और इन जो कुछ हमने ड्रग्स के कुछ किट्स बनाए हैं, ठीक है, तो ये किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, वहाँ पे किस प्रकार की किट की नीड है। तो ड्रग किट बी की जो कैटेगरी है उसको हम कहाँ देते हैं? सब सेंटर में प्रोवाइड करवाते हैं। तो बाकी पीएचसी के अंदर हम किस प्रकार की किट की अपन पहुंचाते हैं ये बात कर लेते हैं। पीएचसी के ऊपर सबसे पहले तो एक जो पीएचसी का यहाँ पे एक इक्विपमेंट किट बनाया गया है। ठीक है, मतलब हर जो सब सेंटर पीएचसी सीएचसी के लिए, इन सभी के लिए एक प्रकार का इक्विपमेंट किट तो ये बनाते ही हैं, तो वो किट यहाँ पे पहुंचाना होता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनता है, ऑब्स्टेटिक केयर किट। ऑब्स्टेटिक केयर किट जो है वो कहाँ रहता है? पीएचसी सेंटर पे रहता है। नेक्स्ट सीएचसी या फिर एफआरयू लेवल पे कौन कौन से किट रहते हैं? किट ई से लेके किट पी तक जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? सीएचसी पे। ठीक है, इन किट्स के अंदर वेराइटी ऑफ ड्रग्स यहाँ पे रहती है, तो ये किट जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सब सेंटर पे एक और किट हमें देखने को मिलता है, वो है किट ए एंड किट बी। ये दोनों किट कहाँ मिलते हैं? सब सेंटर पे मिलते हैं। प्लस और क्या मिलता है सब सेंटर पे? मिडवाइफरी किट। ठीक है, मिडवाइफरी किट कहाँ मिलता है? सब सेंटर पे। और ऑब्स्टेटिक किट कहाँ मिलता है? पीएचसी पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम के अंदर पूछते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ए पॉपुलेशन ऑफ, कितनी पॉपुलेशन पे हम जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को एस्टैब्लिश करते हैं? ऑप्शन हमारे पास में 10,000 टू 20,000, 30,000 टू 50,000, 50,000 टू 80,000, या फिर 80,000 टू 1,20,000। कितनी पॉपुलेशन पे हम जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को एस्टैब्लिश करते हैं? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी की, तीनों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? सब सेंटर। तो सब सेंटर कहाँ होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन पे होना चाहिए? सबसे पहले तो एक प्लेन एरिया,
दूसरा हिली एरिया या फिर ट्राइबल एरिया। इन दो एरियाज के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे सब सेंटर कहाँ बनाएंगे, प्लेन एरिया की पॉपुलेशन अगर 5000 होगी तो वहाँ पे एक सब सेंटर बनाया जाएगा, या फिर अगर हिली एरिया के अंदर देखें तो ये 3000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर बनाया जाता है। दूसरा है हमारे पास में क्या, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ बनाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा 30,000 तो अगर प्लेन एरिया में, एंड जो 20,000 जो होगा वो किस में होगा, हिली एंड ट्राइबल एरिया के अंदर अगर पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे अपन एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपन एस्टैब्लिश करते हैं। थर्ड हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्लेन एरिया हमें अगर देखने को मिले तो यहाँ पे कितना होगा 1,20,000, एंड हिली एरिया के अगर रहे तो यहाँ पे कितना होगा 80,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ठीक है, 80,000 टू 1 लाख पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट अपन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट। ट्राइज जो सिस्टम होता है उसके अंदर येलो कलर किसको इंडिकेट करता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास में हाई प्रायोरिटी को, मीडियम प्रायोरिटी को, एम्बुलेटरी पेशेंट्स को, या फिर डेड पेशेंट को। येलो कलर किसको इंडिकेट करेगा, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, एम्बुलेटरी पेशेंट या फिर डेड पेशेंट। तो ट्राइज क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट्स को अपन ट्रीटमेंट को अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी कैटेगरी हमें देनी है। ठीक है, तो जब ये किसके अंदर फॉलो होता है, डिजास्टर वाले पेशेंट में या फिर इमरजेंसी वाले केसेस के अंदर, लाइक कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहां पे अपन क्या करते हैं, ट्राइज को फॉलो करते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, 4 कोड जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो 4 कोड कौन कौन से होता है, फर्स्ट होता है हमारा रेड कोड। तो रेड कोड को हम क्या देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं रेड कोड को। मतलब क्या हो गया, जिस पेशेंट को हमने रेड कैटेगरी के अंदर रखा है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहना है। तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट आ जाएगा उसका, लाइफ सेविंग उसका क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट आ जाएगा, या फिर हमें क्या करना है, उसको रिससिटेशन करना है, या फिर कोई भी लिम्ब सेविंग यहाँ पे सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी है। तो ऐसे पेशेंट है वो किस में आएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। इनको हम किसके अंदर रखते हैं, रेड कैटेगरी के अंदर। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है, येलो। तो येलो वाली कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, मीडियम प्रायोरिटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि येलो कलर का पूछा है हमसे, और येलो कलर कौन सा होता है, मीडियम प्रायोरिटी का। सो इसके अंदर हम कौन से पेशेंट्स को रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं हम ऐसे पेशेंट्स को हम इसके अंदर रखते हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी मतलब इमरजेंट जो होती है कंडीशन इमरजेंसी वाली होती है, बट इनके ट्रीटमेंट जो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर आ जाएंगे ये पेशेंट। जबकि इसके जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो विद इन 6 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर कोई लिम्ब सेविंग सर्जरी है तो, और रिससिटेशन है वो तो इमीडिएटली होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वन कैटेगरी कौन सी आती है, थर्ड कैटेगरी आती है कौन सी, ग्रीन कैटेगरी। तो ग्रीन कैटेगरी को हमने क्या दिया है, लीस्ट प्रायोरिटी, सॉरी इसको हम देते हैं लो प्रायोरिटी। ठीक है, लो प्रायोरिटी इसको हम देते हैं, मींस जो ग्रीन कैटेगरी वाले जो ट्रायल्स के अंदर जिनको हम ग्रीन कैटेगरी देते हैं उनके अंदर अपन हाउस ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो अपन फॉलो करवा सकते हैं डिजास्टर वाले केसेस के अंदर। मतलब इनको हॉस्पिटल आने की नीड नहीं है, एज ए हाउस पर यहाँ पे क्या ट्रीट हो सकते हैं। लास्ट वन अपन कोड देते हैं वो होता है ब्लैक डेथ। डेथ के अंदर क्या कोड देते हैं, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर का कोड किसमें देते हैं, डेथ वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये कौन सी प्रायोरिटी हो गई, ये हो गई लीस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हमने 4 कोड दिए, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, येलो का, तो येलो कौन सी प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्रेविटी एटर्नल फीडिंग बैग सेट विच इज यूज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडिंग शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, पेशेंट को क्या हो रही है, कंटिन्यूस उसको फीडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसके लिए एक फीडिंग बैग यूज में लिया गया है। ठीक है, जो कि किस पे वर्क करता है, ग्रेविटी से।
ठीक है, अब इसको डिस्कार्ड हमें कब करना है? ऑप्शन क्या है हमारे पास में? 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर या फिर 72 आवर्स। ठीक है, जब किसी पेशेंट में अपन कंटिन्यूस फीडिंग अपन करवाते हैं तो उसके लिए हम ग्रेविटी एटर्नल फीडिंग बैग को हम वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? फीडिंग करवाते हैं। तो उस बैग को हम कब डिस्कार्ड करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है? 24 आवर्स, 36 आवर, 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है हमारा इसके अंदर करेक्ट रहने वाला है? सो कभी भी हमें ग्रेविटी एटर्नल फीडिंग बैग को हम क्या है, इंटरनल फीडिंग बैग को हमें 24 आवर्स से ज़्यादा हमें काम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये हमें डिस्कार्ड करना होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकती है, अब यहाँ पे क्या हो सकती है? बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, साथ साथ में जो बैग है वो कैसा हो सकता है? कंटामिनेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, नर्स हैज प्रोवाइडेड द बोलस नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग। एक नर्स है जो क्या करवा रही है? बोलस नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करवा रही है विद द हेल्प ऑफ 60 ml सिरिंज। वो 60 ml सिरिंज के साथ में बोलस फीडिंग प्रोवाइड करवा रही है टू द कॉन्सियस बेड रीडन पेशेंट। अब पेशेंट कैसा है? कॉन्सियस है, जबकि वो पेशेंट क्या है? बेड रीडन पेशेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट रीगर्जिटेशन आफ्टर नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग। सो अब जो उसने जो बोलस फीडिंग करवाई है, अब पेशेंट को क्या हो सकता है? बोलस फीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन क्या होता है? रीगर्जिटेशन। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बोलस फीडिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो ये होता है रीगर्जिटेशन। तो अब रीगर्जिटेशन से पेशेंट क्या करना, प्रिवेंट कराना, तो नर्स क्या करेगी? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है? प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजिशन फॉर 1 आवर आफ्टर द फीडिंग। आपने फीडिंग करवा दी, फीडिंग करवाने के बाद में क्या करना है आपको? पेशेंट को क्या करना है? लेफ्ट लेटरल पोजिशन में देना है। ऑप्शन बी, प्लेस द पेशेंट इन फॉलर पोजिशन फॉर 1 to 2 आवर आफ्टर द फीडिंग। फॉलर पोजिशन में रखो पेशेंट को। नेक्स्ट, प्लेस द पेशेंट इन फॉलर पोजिशन फॉर 30 मिनट आफ्टर द फीडिंग, या फिर प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन आफ्टर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। कौन सा ऑप्शन है हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। पेशेंट को किससे प्रिवेंट करवाना है? रीगर्जिटेशन से। एंड द आंसर विल बी, सो रीगर्जिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम कभी पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम नहीं देते हैं। अगर एग्जाम के अंदर पूछे आपसे कि भाई नॉर्मल पेशेंट है तो वहां पे अगर पोजीशन देनी है तो राइट लेटरल पोजीशन देते हैं अपन, क्योंकि राइट लेटरल से क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जो है वो जो फूड है वहां पे एक जगह स्टोर नहीं रहेगा, आगे मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में देंगे तो वो स्टमक के अंदर ही पड़ा रहेगा और उससे रीगर्जिटेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? पेशेंट कॉन्शियस है, बेड रीडन है। ठीक है, तो बेड रिडन वाले पेशेंट को भी हम क्या करते हैं? लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम कभी नहीं देते हैं। ठीक है, राइट लेटरल अपन दे सकते थे, बट यहाँ पे लेफ्ट लेटरल आया। नेक्स्ट, प्लेस द पेशेंट इन फॉलर पोजीशन फॉर 1 to 2 आवर। तो 1 to 2 आवर्स काफी ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है। ठीक है, फॉलर पोजीशन में रखने के लिए। नेक्स्ट, ऑप्शन सी हमारा एक वेल आंसर है यहाँ पे। प्लेस द पेशेंट इन फॉलर पोजीशन फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आपने क्या करना है? 30 to 60 मिनट तक, मैक्स टू मैक्स क्या है? 30 to 60 मिनट तक हमें क्या करना? फॉलोअर पोजीशन में उसको रखना, उसके बाद में उसको फॉलोअर पोजीशन में नहीं रखते हैं अपन। ठीक है, रीगर्जिटेशन का हमें चांस क्या रहता है? आफ्टर द फीडिंग अर्ली। ठीक है, अर्ली टाइम में फीडिंग में हमें रीगर्जिटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है? पेशेंट क्या करना? फॉलोअर पोजीशन देनी है, साथ ही साथ में 30 मिनट्स तक यहाँ पे क्या करना? आफ्टर फीडिंग हमें प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ इससे क्या होगा? बैक फ्लो नहीं होगा, जो भी उसने डाइट ली है उसका बैक फ्लो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं बैक फ्लो होंगे। ओके, नेक्स्ट, सुपाइन पोजीशन कभी नहीं देंगे, इससे बैक फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्स इज परफॉर्मिंग एन नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। एक नर्स क्या परफॉर्म कर रही है? नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट कर रही है टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। वो पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है। सेलेक्ट द करेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब टू बी इंसर्टेड। सो अब क्वेश्चन में क्या करना है? एक्यूरेट मेजरमेंट का पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन में एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का उस पेशेंट में। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है? मेजर द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फ्रॉम टिप ऑफ द नोज, ओके, टू द ईयर लोब एंड देन डाउन टू टॉप ऑफ द स्टर्नम। नेक्स्ट क्या है?
Place the tube at the tip of the nose and measure by the extending tube to the earlobe and then down to the gypoid process. Next क्या है, place the tube at the tip of the nose and measure the extending tube down to the chin then down to the gypoid process. Last option क्या है, there is no such measurement inside the tube until resistant meet, कि आप जो है रेसिस्टेंट आपको जब तक मिले तब तक आप ट्यूब को डालते जाओ, तो इसके लिए कोई स्पेशल मेजरमेंट नहीं है, आप ये करो। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कभी भी राइट यहाँ पे नहीं होगा। लास्ट के 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो इसके बाद में सी ऑप्शन को क्या है, प्लेस द ट्यूब एट द टिप ऑफ द नोज एंड मेजर बाय एक्सटेंडिंग द ट्यूब डाउन टू द चिन। तो चिन की साइड में हम कभी भी उसको डाउन नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे क्या होता है, अनकरेक्ट होता है। ए क्या पूछ रहा है, मेजर द नेजोगेस्टिक ट्यूब फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब, ठीक है यहाँ तक करते हैं, देन डाउन टू द टॉप ऑफ द स्टर्नम, तो स्टर्नम तक हम डाउन नहीं करते हैं। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी नंबर क्या बोलता है, प्लेस द ट्यूब एट द टिप ऑफ द नोज। लाइक ये पेशेंट का यहाँ पे क्या है, नोज है, सो नोज से क्या करना है, इन्होंने प्लेस की है ट्यूब को, ट्यूब के टिप को उन्होंने नोज पे लगाया है, एंड मेजर बाय एक्सटेंडिंग लाइन ट्यूब डाउन टू द ईयर लोब, ठीक है। अब यहां से इन्होंने क्या किया, ईयर लोब तक टिप को जो है वो इन्होंने आगे एक एक्सटेंडिंग लाइन बना के इन्होंने ईयर लोब तक पहुंचाई है। नेक्स्ट एंड देन डाउन टू द जिपोइड प्रोसेस, अब इन्होंने क्या किया है, उसको जिपोइड प्रोसेस तक कंटिन्यू किया है। तो ये वाली जो लेंथ आएगी ये एक ऑप्टिमम एंड करेक्ट लेंथ होती है नेजोगेस्टिक ट्यूब की, ठीक है। तो आप कभी भी आप नेजोगेस्टिक ट्यूब का मेजरमेंट करो तो इस प्रकार करना है, प्लेस द ट्यूब एट टिप ऑफ द नोज, फिर बाद में मेजर करना है नोज से ईयर लोब तक, ईयर लोब से जिपोइड प्रोसेस तक, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर मेजरमेंट रहना चाहिए जब नेजोगेस्टिक ट्यूब को अंदर इंसर्ट करना है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योर पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूअस फीडिंग। एक पेशेंट है आपके पास में जिसको क्या कंटिन्यूअस फीड हो रखी है। कंटिन्यूअस फीडिंग का क्या मतलब होता है कि 24 आवर्स तक हमें क्या करना है, पेशेंट को फीडिंग करवानी है, ठीक है, इंटरनल फीडिंग उसको प्रोवाइड करवानी है। 24 आवर्स फीडिंग का यह मतलब नहीं कि कंटिन्यू 24 आवर तक उसको फीडिंग ऐसे अपन कंटिन्यू रखेंगे, अपन बीच बीच के अंदर अपन गैप दे दे के भी उसको फीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब अपन वो सॉल्यूशन वगैरह बैग अपन तैयार करते हैं तो उस बैग का भी कुछ टाइम रहता है, फिर उसके टाइम के बाद में स्टमक को एम्प्टी होने का भी टाइम उसको देना होता है। बट क्या हो रही है, पेशेंट को कंटिन्यू फीडिंग चलनी चाहिए, लाइक फीडिंग में किसी प्रकार का स्टॉप नहीं आना चाहिए। तो योर पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूअस फीडिंग एज एन असाइंड नर्स, तो आप क्या हो, एक उस पेशेंट के लिए असाइंड हो। यू आर अवेयर, आप ये जानते हो, डेट वंस द फीड प्रिपेयर्ड, कि एक बार जो फीड बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए, शुड नॉट बी यूज मोर देन, सो उसको हमें यूज नहीं करना है। कब यूज नहीं करना है, ऑप्शन हमारा क्या है, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर या फिर 12 आवर। सो हमें कब उस फूड को यूज नहीं करना है, जब हमने एक बार उस खाने को बना दिया है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके अंदर, क्या किया हमने, हम एक पेशेंट को केयर कर रहे हैं जिसको क्या कंटिन्यूस फीडिंग हो रही है, और हमने उसको क्या किया, एक फूड को प्रिपेयर कर दिया है, लाइक उसके फीडिंग के लिए जो फूड उसको चाहिए उसको हमने बना के तैयार कर दिया है। सो अब ये फूड कितने टाइम के अंदर तक हमें इसको यूज करना है, कितने टाइम तक यूज नहीं करना है, मतलब क्या पूछा है, शुड नॉट बी यूज्ड। सो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो कभी भी इस प्रकार के फूड को हम 4 आवर के बाद में हमें यूज नहीं करना है, अगर वो यहाँ पे नहीं लगाया गया तो 4 आवर के अंदर अंदर उसको शुरू कर दो। अगर वो 4 आवर तक नहीं लगाया गया तो उसको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि अभी वो क्या हो चुका है, यहाँ पे कंटामिनेटेड हो चुका है, बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे फूड के अंदर देखने को मिल गई है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बेस्ट आंसर है। तो जब कभी भी हम कंटिन्यूस फीडिंग करवाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, अगर हम जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या एक TPN भी सॉल्यूशन करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और हमने इसको देखा ये कैसा है, टर्बिड है, क्लियर नहीं है। तो इसलिए भी अब जब भी हम इसको देखते हैं तो हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्योंकि TPN कैसा होना चाहिए, येलो कलर का होना चाहिए, बट ये उसमें किसी प्रकार की टर्बिडिटी नहीं देखने को मिले, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फेट वगैरह भी देखने को मिलता है, येलो भी, स्लाइटली येलो भी इस कलर का ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्रीमी कलर। नेक्स्ट MCQ है हमारा, द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन विच पोजिशन
टू प्रोवाइड एनजी ट्यूब फीडिंग। जब हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की फीडिंग करवाते हैं तो हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन हमें प्रोवाइड करवानी होती है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, सेमी फॉलोअर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे हम पेशेंट को जब हमें उस पेशेंट को क्या करवाना है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से हमें फीडिंग करवानी है। तो कौन सी पोजीशन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमें हमेशा हाई फॉलोअर पोजीशन में हमें क्या करना है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की फीडिंग करवानी है। और हाई फॉलोअर में ही क्या करना होता है, इंसर्शन करना होता है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का। ठीक है, ये बेस्ट है। हाई फॉलोअर पोजीशन अगर ले पाता है पेशेंट तो बेस्ट है, अगर नहीं ले पाता तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, सेमी फॉलोअर पोजीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हाई फॉलोअर पोजीशन हमें क्या करना है, प्रीफर करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्लेसमेंट ऑफ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है और सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा एक हार्ड क्वेश्चन है, अगर हमसे गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के गलत हुआ होगा। बट हमें इजी क्वेश्चन आते हुए कभी भी गलत नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि हमें इजी क्वेश्चन आया और हमने एकदम बिना देखे इसका आंसर कर दिया। हमें एक तो इसके अंदर भी थोड़ा सोच के आंसर करना चाहिए, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन आपको बहुत लोगों से पीछे कर देता है बजाय एक हार्ड क्वेश्चन का गलत होना। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, एक्सरे, वूज टेस्ट, पीएच टेस्ट या फिर एस्पिरेशन टेस्ट। चारों ही टेस्ट हमें नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के प्लेसमेंट को बताते हैं। बट कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा है, बेस्ट पूछा है, वो क्या होगा, एक्सरे। एक्सरे से हम बेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। वूज टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, एयर को हम उसके अंदर स्टमक के अंदर एयर प्रोवाइड करके स्टेथोस्कोप की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टमक की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है, उसको हम लगा के एस्पिरेटिंग मेथड तो अपन काम में नहीं लेते जनरली, बाकी ये तीनों मेथड जो है वो काम में लेते हैं। एस्पिरेटिंग मेथड आफ्टर फीडिंग हम आफ्टर एक फीडिंग हमने प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद में हमें एक और फीडिंग हमें प्रोवाइड करवानी, लाइक नेक्स्ट फीडिंग का टाइम आता है तो उस टाइम क्या करते हैं हम, एब्डोमिनल कंटेंट को हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं और हम पता लगाते हैं भाई कितना उसके अंदर कंटेंट बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं एस्पिरेटिंग मेथड। ओके, सो ये तीनों मेथड अपन चेक करते हैं किसके लिए, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के लिए। तो पीएच को भी अपन क्या करेंगे, एस्पिरेशन करके ही हमें पीएच का पता लगेगा। ठीक है, लाइक फूड कंटेंट को हमने एस्पिरेट किया फिर उसकी पीएच देख ली, तो एस्पिरेंट भी करते हैं, बट एस्पिरेंट मोस्टली नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के पहले अपन देखते हैं। सो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिए हमारी क्लास को। साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है आरएमएल के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाली है। प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है ताकि हर स्टूडेंट उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सके। तो आप उसको भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ में रियल टाइम एक्सपीरियंस भी आप उससे ले सकेंगे टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन आपकी टेस्ट सीरीज से ही होती है। आपकी नेगेटिव मार्किंग पे आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या आपको थोड़ा अपने रूल्स वगैरह भी बनाने होते हैं, लाइक आपको कौन सा टॉपिक आपके वीक है, आप उसको और ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा आप उसको टाइम देके उसको और अच्छा बना सकोगे। जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तभी आप और ज़्यादा बेहतर बनोगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।